बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। उत्तराखंड का यह खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत निकाले गए लोगों की कुल संख्या 1117 पहुंच चुकी है। इस ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दुनिया के किसी भी कोने में भारतीयों पर संकट आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर संभव मदद भारतीय प्रवासी को दी गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत की सरकार ईरान से हर एक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाएगी। लोगों पर कोई भी संकट आया है, कोई भी चुनौती आई है, दुनिया के अंदर कहीं भी आप प्रवासी भारतीय रहते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस समय की देशकाल परिस्थिति के अनुकूल जो भी काम उनके लिए उनकी सहायता कर सकता है, उनको उन देशों से सुरक्षित निकालना हो, इससे पहले भी चलाया गया और इस समय भी चलाया जा रहा है। तो सभी भारतवासी जो अप्रवासी हैं, वहाँ पर काम के लिए हैं, वहाँ पर अन्य प्रकार के प्रयोजनों से रह रहे हैं, उन सभी को सुरक्षित भारत की सरकार भारत में निकाल कर लाएगी। योग दिवस के मौके पर आयुष विभाग ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कई देशों के राजदूतों समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां से योग नीति का शुभारंभ किया, साथ ही बड़ी घोषणाएं भी की। बीजेपी संगठन भी अब योग नीति को प्रदेश में बड़े बदलाव के रूप में देख रहा है। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने का कहना है कि योग से बेहतर स्वास्थ्य के साथ रोजगार भी मुहैया होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से योग नीति जो तैयार की है, वो उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें ये योग नीति बनी है। इसके आधार पर जो हमारे जो बच्चे हैं उनको पाठ्यक्रम में ये पढ़ने को मिलेगा। योग से शारीरिक और मानसिक विकास होगा और इसमें जो वेलनेस सेंटर जो हमारे बनेंगे, उसमें हमारी जो प्राचीन पद्धति से है, उसमें योग के द्वारा और जो आयुष प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा और हमारी जो भी जिस प्रकार से योग के माध्यम से कई बीमारियां दूर होती हैं, उसको पाठ्यक्रमों में लाकर और उसके लिए वेलनेस सेंटर जो बनाकर ये पहला जो राज्य है वो बनने जा रहा है। योग नीति बहुत ही इसका एक विस्तार रूप से, क्योंकि 5 वर्षों का इसका एक खाका तैयार कर लिया गया है और जगह जगह पूरे उत्तराखंड में इस प्रकार से वेलनेस सेंटर जो है वो बनाए जाने की योजना बन चुकी है और वो पाठ्यक्रमों में भी वो अब लागू कर दी जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में शराब की दुकानदार में ओवर रेटिंग को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा है। इस मौके पर कुछ लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है मसूरी घंटाघर स्थित बियर की दुकान पर कुछ युवक बियर लेने गए, जिस पर दुकानदार के जरिए ओवर रेट मांगा जा रहा था, जिसका युवकों के जरिए विरोध किया गया। इस बात को लेकर दुकानदार और युवकों के बीच झगड़ा हो गया, जिससे 2 युवकों के सिर पर गंभीर चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस SII किशन कुमार सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची, बमुश्किल से भीड़ को शांत कराया। पुलिस के जरिए बताया गया कि शराब की ओवर रेटिंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। गुस्साए युवकों के जरिए शराब की दुकानों के अंदर भी तोड़फोड़ की गई है। खबर राजधानी देहरादून से, जहां कांवड़ यात्रा की निगरानी ड्रोन द्वारा की जाएगी। इस दौरान हरिद्वार में ही ड्रोन तैनात रहेगा। आपको बताते चलें, कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक में अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई है। साथ ही प्रशासन आनंद स्वरूप के निर्देश पर कहा गया है हरिद्वार की भीड़ भाड़ वाले स्थलों, सड़कों और घाटों और पुलों की निगरानी की जाएगी। नेत्र ड्रोन के विजुअल्स की निरंतर मॉनिटरिंग होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी अपनी तैयारियां प्रारंभ की। भीमताल के केंद्रीय शीतल जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र में भारत सरकार के फिशरीज विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष्य लेखी ने किसानों से बातचीत की है। उन्होंने ठंडे पानी में रहने वाली मछलियों के साथ ऑर्नामेंटल फिशरीज की यूनिट देखी। उन्होंने रेनबो ट्राउट का भी एग्रीकल्चर सिस्टम भी देखा। सचिव डॉक्टर अभिलक्ष्य ने कहा है कि अन्य राज्यों को भी इससे जोड़ा जाए, ताकि कोल्ड वॉर फिशरीज रेनबो ट्राउट पर काम किया जा सके, और कहा कि मत्स्य पालन में संस्थान जो काम कर रहा है उसमें मछलियों के बीज देकर
काश्तकारों को अच्छी तरह से इसकी जानकारी देना चाहिए। इसे रोजगार से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत का मत्स्य पालन से जुड़ा प्रोडक्शन 184 लाख टन का है। संस्था के साथ और अधिक काश्तकारों को जोड़ने की आवश्यकता भी है। आज मैं भारत सरकार से यहाँ पे आईसीआर की जो हमारी कोल्ड वाटर फिशरीज की संस्था है उसमें जो गतिविधियाँ हो रही हैं उनको देखने आया हूँ। मौके का इंस्पेक्शन इस वक्त किया, ऑर्नामेंटल फिशरीज का यूनिट देखा, रेनबो ट्राउट का रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम देखा और इसके बाद हमारे जितने राज्य हैं जहाँ पे कोल्ड वाटर फिशरीज की प्रजातियाँ उगाई जाती हैं या उन पे काम किया जाता है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, सिक्किम, उन सब में कोल्ड वाटर फिशरीज़ को, क्योंकि आप जानते हैं भारत का जो टोटल प्रोडक्शन है फिशरीज़ का, मछली पालन का, वो 184 लाख टन है। लेकिन 184 लाख टन में से लगभग 140 लाख टन इनलैंड फिशरीज़ है, जिसके अंदर कोल्ड वाटर फिशरीज़, ये जो उत्तराखंड में जिस किस्म की रेनबो ट्राउट एक्सेट्रा, इनका सबका इनको और बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। तो उस पर आईसीआर की ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है रिसर्च और डेवलपमेंट में। और आईसीआर की संस्थाओं में जो बाहर भी फिशरीज़ के कोई स्टार्टअप्स हैं, कोई और अच्छे यंग लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी, उनके साथ भी इंटरेक्शन करते हैं। राज्य सरकार के साथ इनका समन्वय अच्छा बने। आज हमारी मीटिंग में राज्य सरकारें और भी जुड़ेंगी। तो हमारी कोशिश है कि आईसीआर की संस्था में जो अच्छी रिसर्च हो रही है रेनबो ट्राउट पे या कोल्ड वाटर फिशरीज़ पे, वो मत्स्य पालकों तक पहुँचे, किसानों तक पहुँचे, उनको बीज मिले, क्वालिटी का बीज मिले और उसके एवज में आगे वो अपनी आय को और बढ़ा सकें। तो इस इच्छा के साथ आज इस मीटिंग का आयोजन कर रखा है और साथ ही साथ आईसीआर की जो ये फैसिलिटीज़ हैं इनको भी मैं देख रहा हूँ। पिछले दिनों उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा की। सरकार की आने वाली कार्य योजना से भी केंद्रीय मंत्रियों को अवगत कराया, उसके लिए सहयोग की अपेक्षा भी की। इस दौर में एक मुख्य मांग भी रही, मसूरी और रानीखेत को कैंट एरिया की परिधि से बाहर लाकर नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए। इसका उद्देश्य विकास योजनाओं को गति देना है। गौरतलब है कि कैंटोनमेंट बोर्ड इन जगहों पर विकास योजनाओं को संचालित करता है, जिसमें सरकार और बोर्ड के कार्य करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। कई ऐसी आपत्तियां होती हैं जिन सरकार और बोर्ड के बीच तालमेल नहीं बन पाता है। ऐसे में अगर वो क्षेत्र भी नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हो जाए तो विकास को गति मिलेगी और सरकार की कई परियोजनाएं वहां जल्द शुरू की जा सकेंगी। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। 2 दिन पहले जो उनका दिल्ली में दौरा था उसमें वो रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिले। उन्होंने हमारे 2 शहर मसूरी और रानीखेत के कैंट एरिया को नगरपालिका में मिलाने की मांग की। ये दोनों पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं और कैंट बोर्ड के अधीन होने के कारण उनमें विकास के कार्य करने में दिक्कत आती है, उनके नॉर्म्स हैं अलग कैंट बोर्ड के। तो ये अगर केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं तो इससे दोनों जो हमारे पर्यटन के केंद्र हैं रानीखेत और नैनीताल, इनमें बहुत प्रगति होने की संभावना है। इसी के साथ में वो आदरणीय गृह मंत्री जी से मिले, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से मिले, ऐसे कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है और जितने भी प्रस्ताव उन्होंने माननीय केंद्रीय मंत्रियों के सम्मुख रखे हैं वे सभी महत्वपूर्ण हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी भरपूर सहयोग उत्तराखंड को दिया जा रहा है। तो आने वाले समय में उत्तराखंड निरंतर प्रगति करेगा, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र है, वो हाइड्रो पावर का क्षेत्र है, सोलर के क्षेत्र में काम करने की बात है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड प्रगति के पथ पर है। खबर रुड़की से है, जहां पर 1 साल पहले रुड़की निवासी युवती की शादी बरेली निवासी युवक से हुई थी। वहीं शादी में सोने चांदी के आभूषण और दहेज का सभी सामान दिया गया, साथ ही मोटरसाइकिल के लिए 2 लाख रुपए दूल्हे को नकद दिए गए। वहीं शादी के बाद लड़की अपने ससुराल आई तो ससुराल वालों ने लड़की से स्विफ्ट कार की मांग कर दी, लड़की के साथ मारपीट की, जिसको लेकर लड़की ने अपने परिजनों को फ़ोन पर बात बताई। लड़का पहले से शादीशुदा भी है, रेलवे विभाग में नौकरी करता है। शिकायत करने पर पीड़िता को महिला हेल्पलाइन भेजा गया, जहां पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। अपनी बेटी की 1 साल पहले 11 मई को 2024 में शादी की थी।
3 दिन बाद ही पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है और इसको एक फ़ाइल मिली जिसमें वो केस भी उसका फाइनल नहीं है और इन्होंने उसको परेशान किया, पानी तक नहीं दिया, किचन में ताला था और मेरी बच्ची ने घबरा के रो पीट के मुझे फ़ोन किया कि ये लोग मुझे खाने को भी नहीं दे रहे, तो मैं इसको अपने साथ ले आया था। एक बार और मैंने 2 बार चांस दिया उसको, वो चला गया लेके, लेकिन उसने सेम हरकतें की। उसके बाप ने कार की मांग करी, कहता है जी कौन सा कार लेके आई है जो इतना नखरे कर रही है। 2 लाख रुपए भी मांगे और मतलब जान से मारने की भी धमकी दे रहे थे कि अगर अपने घर जाएगी और केस करेगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बरेली के रहने वाले हैं, हम यहीं रुड़की से हैं जी। आज रुड़की कोतवाली एप्लीकेशन दिया, जी, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो ये दे रहे हैं जी कि महिला हेल्पलाइन जाओ और अगर नहीं वो सुनवाई होती तो सीधा केस डलेगा और रेलवे से उसका डिपार्टमेंट से कार्रवाई होगी। बच्ची के लिए न्याय चाहता हूँ क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर उसने इसका जीना हराम कर दिया, जिसमें से ये 6 महीने से अपने घर है, उसने कोई एक फ़ोन तक नहीं किया, एक भी फ़ोन नहीं किया उसने। पूरे साल मारने पीटने की भी कोशिश की है, लेकिन इसने घर पे फ़ोन कर दिया तो उस बात से उसने हाथ तो उठाया, लेकिन शादी 11 मई को हुई थी 2024 में रियाजुल हुसैन के साथ, जो सीबीगंज बरेली में रहते हैं। और जब मेरी उनसे शादी हुई तो वहाँ पे जब मैं घर गई तो उन्होंने मुझे खाने को नहीं दिया। घर जाते ही मुझसे बहुत काम करवाया और उनकी मम्मी ने सारा सामान मेरा लेकर रख लिया और उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की, रियाजुल हुसैन ने। और फिर उन्होंने मुझे जब भूखा रखा, मारा, तो फिर मैंने अपने मम्मी को फ़ोन किया और पापा को, फिर ये मुझे लेने आए। कह रहे थे कौन सी गाड़ी लेकर आई है जो इतने नखरे कर रहे हैं, कार की मांग कर रहे थे वो। आज आप रुड़की कोतवाली पहुंचे हो, तो किस तरह का आश्वासन मिला है, क्या शिकायत आपके द्वारा की गई? वो कह रहे हैं कि महिला हेल्पलाइन में जाइए, वहाँ से मुकदमा दर्ज कराइए। आप क्या चाहते हो? आप मैं न्याय चाहती हूँ। खबर रुड़की से, जहां पर हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में पिछले लंबे समय से जेल में बंद आरोपी को जमानत मिलने पर जेल से बाहर आया है, जिसके बाद आतिशबाजी कर जमकर हुड़दंग मचाया गया। इतना ही नहीं, हूटर बजाते हुए शहर में जुलूस निकाला गया। हुड़दंग के कारण यहाँ हाईवे पर जाम भी लग गया, जिस कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इसके बाद पूरे शहर में हूटर बजाते हुए आरोपी के समर्थकों के जरिए जुलूस निकाला गया। वीडियो आपने मुझे दिखाई और ये मेरे संज्ञान में पिछले आधे घंटे से है। इंस्पेक्टर गंगहर से भी बात हुई तो ये व्यक्ति कल जेल से बेल आउट हुआ है और उसके बाद बताया जा रहा है कि काफ़ी प्रशंसक उसके वहाँ पर थे, तो रोड भी शायद बाधित हुआ है। तो इसमें हम में एक रिपोर्ट लेने के बाद इंस्पेक्टर से इसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। तय है अगर कुछ इलीगल है, ऑपरेशन लगाम भी हमारा चल रहा है। अगर रोड बाधित हुआ, अनावश्यक तौर पर गाड़ियों में होटल लगी थी, तो उसमें हम लीगल कार्रवाई जरूर करेंगे। सर, शहर में भी जुलूस निकाला गया है, होटल बजाए गए हैं, शहर की जनता को भी परेशानी हुई है, कैसा मानते हैं? कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ाई गई है सर? नहीं, मैं इसी पॉइंट पे एक बार इंस्पेक्टर से रिपोर्ट लूंगा, उसके संज्ञान में उससे मेरी बात हुई है, तो इसमें प्रॉपर एक बार वो पूरी सीसीटीवी देखने के बाद कौन लोग थे, क्या थे, उसके बाद हम इसमें तय लीगल कार्रवाई करेंगे। खबर रुड़की से है। यहाँ पर पहली बरसात ने नगर निगम के पोल खोल दिए हैं। वहीं जल भराव अधिक होने के कारण लोग बंद गाड़ियों को घसीटते हुए नजर आए। इसके साथ ही यहाँ पर लोगों को जाम की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। लोग इतने जल भराव में बाहर काम करने के लिए मजबूर हैं। आलम तो ये है कि कई जगहों पर लोगों के घरों में पानी तक घुस रहा है, जिस कारण लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिस पर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि नालों की सफाई नहीं हो रही है, जिस कारण ये बरसात के समय में अधिक जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। भैया, आपने एक लड़का बचाया है नहाते हुए, वो कैसे डूब रहा था? वो नहर पार कर रहा था, सही नहीं कर रहा। खबर मसूरी से है, जहां लड़कियों से छेड़छाड़ करने और स्थानीय लोगों से मारपीट करने वाले 2 पर्यटक गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल कुछ पर्यटक युवकों ने लड़कियों का पीछा कर उन्हें परेशान किया, वहीं स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया। घटना की सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामले में सख्त कार्रवाई की है। थाना मसूरी पर
श्री आशीष पवार के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि कुछ बाहर से आए पर्यटकों द्वारा स्थानीय युवतियों का पीछा किया जा रहा था। तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए उसमें नामजद 4 युवकों में से 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 2 युवकों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना का संज्ञान जब लिया गया तो संज्ञान में आया कि बाहर से कुछ जो पर्यटक घूमने आए हुए थे, उनके द्वारा टैक्सी स्टैंड के आसपास कुछ युवतियों का पीछा किया जा रहा था, जिसमें कि स्थानीय लोगों को द्वारा इसका विरोध किया गया और विरोध स्वरूप जब वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई तो बाहर से आए हुए पर्यटकों द्वारा कुछ पैन चीज़ से उनके ऊपर 1-2 वार किए गए। जो घायल व्यक्ति हैं उनका मेडिकल करवा लिया गया है, मेडिकल उनका विवेचना में शामिल किया जा रहा है और शीघ्र इसमें जो अन्य 2 अभियुक्तगण हैं उनको भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कलन महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। करण महारा ने सभी वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और क्षेत्रीय समझ की अहमियत बताई। वहीं हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर 2 चरणों में चुनाव कराने और आरक्षण के रोस्टर को 0 घोषित करने पर आपत्ति जाहिर की। यशपाल आर्य ने पंचायत राज अधिनियम की समाप्ति और बीजेपी की संवैधानिक अवधारणा पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने बीजेपी के इन कदमों की कड़ी आलोचना की। देखिए, एक तो तैयारियों को लेकर था, कहाँ क्या हालात हैं उस पर भी चर्चा हुई और जो आरक्षण इन्होंने किया उसकी घोर निंदा सभी लोगों ने की है और हम 24 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरीके का निर्णय आता है। उसके अलावा 2 चरणों में जो इन्होंने चुनाव किया है और इन 2 चरणों में चुनाव में भी अगर आप उसको गौर से देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के पैटर्न में जिस तरीके से इन्होंने किया उसको करने की तैयारी है। कुछ लोगों की पहले ही ड्यूटीज़ लग चुकी हैं क्योंकि एक बड़ा फासला रखा गया है प्रपत्र देने का, उसके बाद नॉमिनेशन चेक होने का तो 2 तारीख तक सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वोटिंग जो है 10 और 15 तारीख को है। और ये जो गैप किया गया कि केवल 12 जिलों में एक साथ चुनाव नहीं कराना, ये अपने आप में साबित करता है कि कोई बहुत बड़ी तैयारी बीजेपी कर रही है। पंचायती राज एक्ट में भी जिस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था थी रोस्टर की, वो इन्होंने नहीं किया है और उसका नतीजा ये हुआ है कि जो हमारे SC ST के लोग हैं या महिला आरक्षण है या OBC का आरक्षण है वो बहुत भारी उसमें जो है प्रभावित हुआ है और SC के आरक्षण को प्रभावित करने की ताकत सरकार में नहीं है। कानून विरुद्ध काम हुआ है और निश्चित ही धामी की सरकार बुरी तरीके से बेईमानी करने पर उतारू। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित डाकरा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधायक निधि से निर्मित 20 किलोवाट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। लगभग 10 लाख की लागत से बने सोलर प्लांट को डाकरा स्थित गुरुद्वारे में स्थापित किया गया है, जो प्रति माह लगभग 3,000 यूनिट बिजली उत्पाद करेगा। मंत्री ने बताया कि इस संयंत्र की कुल लागत करीब 10,10,000 रुपए है। ये पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। इससे गुरुद्वारा साहिब अब बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है, अपनी बिजली खुद बनाएगा और उसका उपयोग भी खुद करेगा। आज मेरे लिए बड़ा गौरव के क्षण है क्योंकि हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, हमारे श्रद्धा के, हमारे आस्था के केंद्र होते हैं। भगवान के चरणों में आकर, वाहिगुरु के चरणों में आकर हमको शक्ति मिलती है, हमें ताकत मिलती है। और 14 जनवरी 2024 को जब मकर संक्रांति के अवसर पर जब मैं माथा टेकने यहाँ पर आया था तो मुझे आपका आदेश हुआ था कि यहाँ पर एक सौर ऊर्जा का प्लांट यहाँ पर लगाया जाए और तब मैंने वायदा किया था कि 20 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये हमारा एक कमिटमेंट था, क्योंकि आज हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति कर रहा है। इस प्रदेश के अंदर हमारे युवा नेता पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं,
और हमने कहा है जिस चीज का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। वाहिगुरु से जो मैंने वायदा किया था, वाहिगुरु के आशीर्वाद से मैं उसको आज पूरा कर पाया हूं। और आज 10,10,000 की लागत से 20 किलोवाट क्षमता वाला ये सौर प्लांट पूरी तरह स्थापित हो चुका है। इसमें प्रतिदिन 100 यूनिट बिजली लगभग 3,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। और आज हमारा गुरुद्वारा बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। जो बिजली का बिल आपको देना पड़ता है वो देना नहीं पड़ेगा। देहरादून के राजपुर रोड पर भारत के सबसे भरोसेमंद आईवेयर ब्रांड टाइटन आई प्लस का नया स्टोर विधिवत रूप से उद्घाटित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमित कुमार, RBM आई केयर नॉर्थ और विशिष्ट अतिथि मॉडल और अभिनेता इंद्राणी पांडी ने रिबन काटकर स्टोर का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में दोनों अतिथियों ने टाइटन आई प्लस के उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य की चर्चा की है। स्टोर में 25 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय आईवीआर ब्रांड उपलब्ध हैं। साथ ही क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिक्स की मदद से विज़न की जांच और कंसल्टेशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर स्टोर खुला है मेन राजपुर रोड पे, द सिटी ऑफ द हार्ट, एंड माय बेस्ट विशेस एंड कांग्रेचुलेशंस टू देम for all their future endeavors, and I'm sure all the customers are going to be highly benefited from this lovely center that has been opened. And I want to thank the entire Titan team for making me part of such a prestigious and wonderful event. Thank you so very much. आज हम लोगों ने अपना पहला टाइटन आई प्लस स्टोर देहरादून में 2013 में खोला था, और आज हम अपने जो भी कस्टमर्स का जैसा रिस्पांस मिला है पिछले 12 साल में, हम लोग एक अपने भव्य रूप में एक न्यू फ्लेक्सिबल आइडेंटिटी के अंदर में टाइटन आई प्लस का स्टोर आज देहरादून में फिर से कस्टमर्स के लिए हमने ओपन किया है, जिसके अंदर में इंटरनेशनल ब्रांड जैसे बर्बरी, मोबला, अरमानी, सोरोस्की, सिलॉट, साथ ही साथ टाइटन के सारे प्रोडक्ट्स, टाइटन के फ्रेम्स, लेंसेज, फास्टैग के फ्रेम, लेंसेज, सनग्लास, ये सारे ही रेंज अवेलेबल है स्टोर के अंदर में। और ये रीजन नॉर्थ का पहला इस आइडेंटिटी का शोरूम है। ये स्टोर हम लोगों ने जो फ्लेक्सी फॉर्मेट है सबसे पहला बैंगलोर में खोला था आज से 6 महीने पहले, और साथ ही साथ ये पूरे नॉर्थ रीजन में देहरादून के अंदर में हमारा पहला फ्लेक्सी आइडेंटिटी का स्टोर है। और आप सभी लोगों के माध्यम से हम अपने सभी कस्टमर्स को और जितने भी देहरादून के निवासी हैं उनको आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो स्टोर में आए और हमारे सारे स्टोर को अपना ब्लेसिंग्स दें, इस फॉर्मेट को अवेल करें, और जितने भी हमारे प्रोडक्ट रेंज हैं उसको आकर के वो देख सकते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।